नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मंदी और गहराती हुई नजर आई है। कल 4% की गिरावट के बाद अब पिछले 2 दिनों में 6% की मंदी हम कच्चे तेल में ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर भी मुनाफा वसूली है। इवन एज ज्यादातर मेटल्स की इन्वेंट्रीज मल्टी ईयर लोस पर हैं, उसके बावजूद भी यहां पर मेटल्स में कोई बहुत खास तेजी देखने को नहीं मिली। तो इन करंट लेवल्स पे क्या उम्मीद है, जानेंगे अपने गेस्ट से। साथ ही बात करेंगे पाम तेल की, जहां पर भाव तो काफी गिरे हैं, लेकिन आम लोगों को इसका फायदा कब और कितना हुआ है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव एंड एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से हम करेंगे बात ब्रेक के बाद। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मूव पिछले 24 घंटों में यहां पर कच्चे तेल में ही आती हुई नजर आई है। रविंद्र, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स, जहां पर अब 80 के नीचे दोनों ही वैरायटीज कारोबार कर रही हैं और 4 हफ्ते के लोज पर? गुड मॉर्निंग मनीषा। बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन था कि $75-70 तक WTI क्रूड आएगा, क्योंकि एक गैप था। जब भी ओपेक का हमने कट देखा था, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हमने देखा था क्रूड में, एंड वो गैप जो है वो गैप फिलिंग के लिए आया है। तो आई थिंक इट इज ट्रेडिंग बिलो 75-70। अगर $75 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर एक बार पॉसिबिलिटी है कि ये 72 हाफ तक एक बार जा सकता है। रीजंस बीइंग जो यूएस में रिसेशंस के फियर है, अगर हम यूएस के डेटास देखें तो लगातार डेटास खराब आ रहे हैं। यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखें तो दैट हैज कम टू 9 मंथ लोज। कल का जो न्यू ऑर्डर्स का डेटा था वो भी डिसअपॉइंटिंग था। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस में रिसेशन फियर्स आर गोइंग स्ट्रांग, और उस वजह से डिमांड को लेके हम सारा ही इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटी जो है, बेस मेटल्स हो या क्रूड हो, उसमें हम एक भारी गिरावट देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द मेजर रीजन। इवन आफ्टर इन्वेंट्रीज कमिंग ऑन द लोअर साइड, कल हमने अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखा था, बट स्टिल आई थिंक क्रूड में एक करंट सिनेरियो में एक प्रेशर बना हुआ है डिमांड को लेके। बट आई थिंक स्टिल देयर आर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट लेगा नीचे के लेवल्स पर। बट जैसे मैंने बताया कि $75 के नीचे अगर ये क्लोजिंग आ जाता है, देन वी आर सेट फॉर 72.5 डॉलर्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस परसिस्ट करेगा इस वीक में। इनफैक्ट आज के सेशन में यूएस जीडीपी डेटा है और जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा है। अगर वो डेटा डिसअपॉइंट करता है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आई थिंक वी माइट सी फर्दर फॉल। लेकिन एक सपोर्ट आ सकता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन की फेड का जो रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन है इन मई मंथ, वो थोड़ा सा फिर से उसका प्रोबेबिलिटी गिर सकता है, क्योंकि इस वीक में हमने प्रोबेबिलिटी 90% तक देखा था, लेकिन अभी अगर देखें तो इट इज क्लोज टू 71% आफ्टर द डेटास। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड के ट्रिगर्स है। तो हो सकता है कि अगर 75 के नीचे ट्रेड करेगा तो नया रेंज बनेगा, विच इज $75 to $72.5। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 5800 से लेके 6200 का रेंज हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पर आते हुए कि 75 अगर टूटता है तो 72 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं क्रूड को? आपको भी लगता है कि जो बायस है वो डाउनवर्ड्स है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीष जी। डेफिनेटली अगर करंटली अगर हम देखें तो टेक्निकली प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो अप्रैल मंथ में जो गैप अप हुआ था वो रिफिल करने के लिए प्राइसेस में गिरावट जरूर आई है, बट मुझे लगता है कोई बड़ी गिरावट है, बिकॉज ऑलरेडी ओपेक प्लस ने इस चीज का चिंता पहले ही बताया था, एंड उसी के चलते मई के फर्स्ट वीक में हम देख रहे हैं कि ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा। तो टाइमिंग जो गिरावट है डेफिनेटली वेस्टर्न ये जो नंबर्स आ रहे हैं या रिसेशन का फियर है, डिमांड का से, क्योंकि चाइना से पिछले 2-3 महीनों में एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी, बट वो कहीं पे भी मीटअप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये गिरावट दिखी है। मुझे लगता है हो सकता है अगले 2 दिन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है। अगले हफ्ते से जैसे मई स्टार्ट होगा, ओपेक का जो प्रोडक्शन कट सामने है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को वापस अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो एमसीएक्स में मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकली 6050 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा कच्चा तेल। वहां से वापस एक बाइंग निकल कर आएगी जो 6550 का लेवल दिखा देगी, क्योंकि मई में जो प्रोडक्शन कट है वो इन सबको देखते हुए ही किया गया है। तो आई थिंक चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, लोअर लेवल्स पे वापस बाइंग मई के फर्स्ट वीक में ही हम आते हुए देख पाएंगे। क्लियरली गिरावट यहां पर जारी है और कुछ और मुनाफा वसूली रूल्ड आउट नहीं है। बात अब यहां पर मेटल्स की भी करेंगे, क्योंकि ये एक और सेक्टर है जहां पर वीक ऑन वीक बेसिस में हमने गिरावट जारी देखी है। कॉपर की अगर बात करें तो 3.8 के लेवल्स हमने कल यूएस सेशन में आते हुए देखे, जो कि 5 हफ्ते के सबसे लोअर लेवल पे हैं। रविंद्र, सिर्फ कॉपर नहीं लेकिन बाकी सब मेटल्स यहां पर मल्टी वीक मल्टी ईयर लोज पर।
रीजंस सेम है मनीषा जी, मेरे हिसाब से जो रिसेशनरी फियर्स है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज पुलिंग बेस मेटल्स लोअर। और चाइना से भी जैसे अजय ने भी बताया कि एक्सपेक्टेशन काफी था, लेकिन इट इज नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो आई थिंक उस वजह से बेस मेटल्स में हम एक फॉल देख रहे हैं। अगर हम चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स देखें तो आई थिंक दैट हैज आल्सो ड्रॉप्ड, विच इज इंडिकेटिंग कि अभी भी पैंडेमिक में जो उनकी पोजीशन थी, आई थिंक अभी तक इससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज पुलिंग द प्राइसेस लोअर। इन्वेंट्रीज, जैसे आपने बताया, इन्वेंट्रीज लोअर लेवल्स पे होने के बावजूद भी मेटल्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर प्राइस स्पेसिफिक बात करें तो कॉपर में 760 का एक अच्छा सपोर्ट था जो कि ब्रीच हो चुका है, और अभी इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 726 725 ऑन द एमसीएक्स। और दूसरे कमोडिटीज भी देखें तो जिंक में एक अच्छा खासा फॉल आया है। हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि 235 236 तक एक फॉल आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठहरना चाहिए प्योरली ऑन द प्राइस एक्शन फ्रंट, और हो सकता है कि हम एक बाउंस बैक देखें जिंक के प्राइसेस में। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी आई थिंक इट इज गोइंग अलोंग विद अदर बेस मेटल्स, और 205 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट एल्यूमिनियम में जब तक कि 201 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बायस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। फिर से हम 210 211 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन अगर 201 के नीचे निकल जाता है तो फिर आई थिंक इसमें फिर से वीकनेस शुरू होगी, which might pull it lower towards 195 194। अगेन जीडीपी डेटा विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। अगर जीडीपी डिसअपॉइंट करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा सा हम डाउन साइड देखें, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर जीडीपी खराब आता है तो देयर विल बी एक्सपेक्टेशन की फेड माइट टेक अ पॉज वेरी वेरी सून, और उस वजह से एक रिलीफ बाइंग आ सकती है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हम एक फॉल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड का मूव हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ टिल द जीडीपी डेटा मेरे हिसाब से एक डाउन साइड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके बाद आई थिंक एक करेक्शन मूव मिल सकता है। ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी करते हुए हमने देखा है। आप चाहे वीक ऑन वीक देखें या मंथ ऑन मंथ देखें, एल्यूमिनियम के प्राइसेस यहाँ पर कंपैरेटिवली काफी बेटर हैं बाकी मेटल्स के मुकाबले। जिंक की जैसे बात की गई है, एक अंडर परफॉर्मर है, इवन एज जिंक की इन्वेंट्रीज 1989 के बाद सबसे लो है, उसके बावजूद भी एलमी पर जिंक के प्राइसेस 2 साल के लोज पर हैं। तो क्लियरली इंडिविजुअल फंडामेंटल्स फिलहाल काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो मैक्रो डेटा है उसके ऊपर बाजार की नजर है। अजय, सोने चांदी को अब कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहां पर हल्की सी बढ़त हमने कल देर रात फिर से आते हुए देखी थी, $2000 प्रति आउंस के लेवल्स के आसपास फिर से यहां पर बाजार है। ठीक है भाई, अगर हम पूरे बुलियन पैक की बात करें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हम देखें तो 102 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 101 के नीचे जा पा रहा है। तो आई थिंक फेड का जो रेट हाइक आने वाला है मई में, ये काफी क्रुशियल रहेगा। नो डाउट आज का जीडीपी नंबर जो हम देख रहे हैं वो गिरावट दिखा रहा जरूर है, बट मार्केट उसको प्राइसिंग करके चल रहा है। तो आई थिंक जब तक 101 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई होप्स है कि डॉलर इंडेक्स में एक पुलबैक आ सकता है फेड के मीट से पहले, जहां पे 0.25 का रेट हाइक रहेगा। और डॉलर इंटरनेशनल में भी हम देखें तो गोल्ड 2000 के ऊपर बिल्कुल ना सस्टेन कर पा रहा है ना नीचे, तो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। तो अनलेस अनटिल इंटरनेशनल में 2020 का लेवल गोल्ड नहीं ब्रीच करता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 1970 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो काफी सरप्राइजिंग रहा है, क्योंकि कल पिछले 2 दिनों में गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने एक बाउंस आते हुए देखा है, और चांदी भी $25 के नीचे अच्छे से ट्रेड कर रही है। आज रिकवरी जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट फेड के मीट से पहले एक साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। कमिंग ऑन डोमेस्टिक साइड बार बार हम देख रहे हैं कि 60,300-400 के करीब जाकर प्राइसेस में दबाव आता है। तो मुझे लगता है 60,600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 59,100 तक का लेवल गोल्ड में देख पाए। वहीं चांदी जब तक 75,500 के नीचे ट्रेड कर रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग के 71,500 से 72,000 का बेल मिनिमम लेवल एक बार दिखा सकता है। फेड के मीट के बाद डेफिनेटली एक बूस्टअप मिल सकता है कि ये ईयर के लास्ट मंथ्स में पॉसिबिलिटी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि रेट कट हो सकती है। दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट एक्सपेक्टेशन बना रखा है। तो आई थिंक फेड की जो मीट है उसके बाद ज्यादा क्लियरिटी बुलियन में मिलती हुई दिखाएगी, जब तक मार्केट में साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम रहेगा। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी को? और ऑफ कोर्स जीडीपी एंड जॉबलेस क्लेम्स पे तो नजर है ही, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट कैसी है और उसका कितना असर रहेगा सोने चांदी पर? मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है। अगर हम देखें तो अगर सीएमई फेड वॉच टूल देखे तो ऑन मार्च 24 एक्सपेक्टेशन था, जो प्रोबेबिलिटी था रेट हाइक का वो 11% था, वो बढ़ के 88% तक चला गया था, एंड नाउ इट हैज अगेन कम बैक टू 70%।
और जीडीपी के आंकड़े आने बाकी है। तो मेरे हिसाब से काफी वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट। और अगर मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये साल में 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रेट कट हो सकता है, लेकिन नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 70 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट इन 2023 फ्रॉम फेड। तो मेरे हिसाब से काफी एक्सपेक्टेशंस में काफी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, और उस वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अंडरटोन है दैट इज स्टिल बुलिश, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस का जो फियर्स है दैट हैज अगेन री एमर्ज्ड, और फेड का जो पॉज है दैट इज फॉर श्योर कि इट इज गोइंग टू कम वेरी सून। हो सकता है कि मई में एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो, उसके बाद दे माइट टेक अ पॉज। नाउ दैट माइट बी वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड सिल्वर। और अगर प्राइस एक्शन भी देखें तो गोल्ड में 1974, जो मैंने पिछले वीक भी कहा था कि $1974 इज वेरी क्रूशियल इन कॉमेक्स गोल्ड, उसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं आ रही है। जब भी ये नीचे आता है, नीचे से हम बाइंग देख रहे हैं फिर से। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग 1950 ऑड लेवल्स इज पॉसिबल। लेकिन तब तक के लिए आई थिंक इट शुड ट्रेड विद अ पॉजिटिव बायस। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में $25 के ऊपर सिल्वर इट इज सस्टेनिंग, लाइक नीचे भी जा रहा है लेकिन हम $25 के ऊपर फिर से सिल्वर को देख रहे हैं। और अगर प्राइस एमसीएक्स के प्राइसेस देखें तो 72,000 73,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पहले, जिसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था, और अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 72,000 टू 73,000 हैज बिकम सपोर्ट नाउ इन सिल्वर। तो जब भी ये लेवल आता है वी माइट सी गुड बाइंग कमिंग इन, एंड ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एनी टाइम वी माइट सी अ ब्रेकआउट, और फिर से एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देंगे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में 100.80 का एक डबल बॉटम बन चुका है। अगर उसके नीचे जाता है तो आई एम सीइंग फर्दर पेन इन डॉलर इंडेक्स व्हिच माइट गो डाउन टिल 99.5 और 99.60। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन इन द मार्केट, लेकिन आई थिंक ये कंसोलिडेशन जल्दी निकल जाएगा एंड वी माइट सी अ ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड, और बायस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी करेक्शन आता है इन गोल्ड सिल्वर, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट, सभी की होप्स यही हैं और चार्ट्स पे भी यही नजर आता है कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि कमोडिटी बुल्स के लिए ऑब्वियसली काफी अच्छी खबर है। तो उस पर यहाँ पर नजरें बरकरार रहेंगी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Mankind Pharma Limited now makes an initial public offer of equity shares of face value ₹1 each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of ₹1,026 to ₹1,080 per equity share. Opens on 25th April 2023 and closes on 27th April 2023. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac. Finest quality clothing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिंफनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. कैसे करते हैं ट्रेड? ड्राइव 5 पैसा। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन या न्यूज़ फ्लो, किसका हुआ मर्जर, कौन है नया CEO? फाइनेंशियल डेटा मिलेगा अब हाथों हाथ, फंडामेंटल एनालिसिस से अब बनेगी बात। जानो हर स्टॉक जो है ट्रेंडी, टेक्निकल एनालिसिस से भी लगेगी फ्रेंडली। क्वार्टरली रिजल्ट्स होगी सेंड, लक बाय चांस इन्वेस्टिंग का होगा दी एंड। With 5 Paisa's in-depth company information, always stay up to date. ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, install मत। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This one's a turbo. 1.5? Nice. The all-new Hyundai Verna. Futuristic. Ferocious. कमाल की कार है ना।
अभी ले लें क्या? सर, कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है? अरे सर, पर इंडियन ऑयल पे मिलता है। प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल, XP 100। वाह, इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। के प्रायोजक हैं XP 100, India's first 100 octane premium petrol. नमस्कार। और खाने के तेलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। मलेशिया में पाम तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं और भाव 4 हफ्ते के नीचे पहुंच गए हैं। भारतीय बाजार यहां पर काफी हद तक इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या ये जो गिरते भाव हैं इसका फायदा आपको एज अ कंज्यूमर मिल रहा है? जवाब है शायद नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? आज CNBC आवाज की इस मुहिम में इन जैसे कई सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही आपका व्यू जानना चाहेंगे, जहां पर हाई से हमने अच्छी खासी गिरावट खाने के तेलों में आते हुए देखी है। पाम तेल की अगर बात करें तो 4 हफ्ते के लोज पर यहां पर भी प्राइसेस हैं। यहां पे इन करंट प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं? यहां से आगे क्या किस तरह का व्यू है? जी, आपको शायद ध्यान होगा सॉरी, मार्च में हम लोग जब वहां से मलेशिया से लौट के आए थे, तो मलेशिया में बहुत सारे एनालिस्टों ने बड़ी बुलिश पिक्चर पेंट की थी। और आपके साथ इंटरव्यू में मैंने कहा तो मेरे को नहीं लगता कि ये बाजार ज्यादा टिक पाएंगे ऊपर के लेवल पे, क्योंकि सब जगह भरावा है और प्रोडक्शन की कोई कहीं कमी दिखाई नहीं देती है। मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो पाम है ना, वो आज भी इस लेवल से भी पाम को गिरने की काफी जगह है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप पाम के वैल्यूज देखें तो हिंदुस्तान पहुंच के, यानी कि CNF के बेसिस पे सोया और सनफ्लावर से कहीं ऊंचे हैं। ये एक अतिशयोक्ति है। इट इज समथिंग विच वी हैव नॉट सीन। तो पाम को क्या है, इंडोनेशिया ने थोड़ा एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया हुआ था उनके यहाँ रमजान के कारण। अब वो रमजान का पीरियड तो हो गया खत्म, तो अल्टीमेटली उनके यहाँ तेलों का भरावा चालू हो गया है। तो पाम हैज अ बिगर पोटेंशियल टू कम डाउन, ये हम लोगों का मानना है। और क्या परसेंटेज पॉइंट से आपको लगता है कि भाव और गिर सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि रमजान खत्म हो चुका है, गर्मियों में वैसे ही खाने के तेलों की इतनी डिमांड नहीं निकलती। देखिए, CPO आज की तारीख में रफली 1020 के आसपास है CNF इंडिया, और सोया और सनफ्लावर है $980 CNF इंडिया के आसपास। मेरा ये मानना है कि अगर पाम ऑयल 70-80 और डॉलर नीचे गिर जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा इस लेवल से। ओके अतुल जी, और एक और बड़ा सवाल जो हम एक और बड़ा सवाल जो हम यहाँ पर CNBC आवाज पे आज से पूछ रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, वो ये कि जहां होलसेल में इंटरनेशनल मार्केट्स में लैंडेड कॉस्ट भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, उसके बावजूद भी जो प्राइस हम देखते हैं और जो कंज्यूमर को मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। खाने के तेलों की अगर बात करें तो ये सारा का सारा अभी भी पास ऑन नहीं हुआ है। हमें याद है, हम आपसे बात भी कर रहे थे कि सरकार की ये कोशिश रही है कि ये कंपनीज पास ऑन करें, लेकिन जो प्राइसेस की हम ऑन एयर बात करते हैं और जो प्राइसेस हम एज अ कंज्यूमर पे करते हैं उसमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मैं पहले एक और बात के साथ शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब प्राइसेस इतने डाउन हैं और अपने यहाँ की खुद की मस्टर्ड की क्रॉप भी बेइंतहा बढ़िया है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज पे जो प्रैक्टिकली जीरो रखी हुई हैं और जरूरत से ज्यादा हम लोगों ने अपने अर्बन कंज्यूमर को पैम्पर किया हुआ है, तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये ड्यूटी की तरफ थोड़ी गवर्नमेंट तवज्जो दे और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। सेकेंडली, आपका जो पॉइंट है ना, वो कि MRP और होलसेल प्राइसेस में जो डिफरेंस है वो क्यों है। एक चीज आप ये समझिए कि जो लीड टाइम होता है होलसेल में तो प्राइसेस इमीडिएटली गिरते हैं, बट बाय द टाइम द गुड्स रीच द कंज्यूमर और द रिटेल ट्रेड, उसमें मिनिमम से 2 से 3 हफ्ते का टाइम लैग होता है। तो मैं समझता हूँ ये कारण है कि आपको बाजार में हो सकता है जो डिलीवरीज आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले हुई हों वो अभी मार्केट में हों, और इसलिए MRP में और इसमें डिफरेंस है। एक चीज और मैं शेयर करूंगा, बहुत साल पहले, यानी कि मेरे ख्याल से 2 दशक पहले, 2 या ढाई दशक पहले,
कंपनीज वर परमिटेड कि गुड्स आपकी फैक्ट्री से बाहर चले जाए, उसके बावजूद भी आप उसमें अगर प्राइस बदलते हैं तो यू कैन पुट अ स्टिकर एंड चेंज द प्राइस जी। बट उस जमाने में कुछ एक्साइज वगैरह लगती थी, उसके चलते गवर्नमेंट ने ये इम्पोज कर दिया कि फैक्ट्री के अंदर ही एमआरपी प्रिंट होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड विद आउटसाइड द फैक्ट्री। तो एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन लोग क्या करते हैं कि एमआरपी को थोड़ा हाई रखते हैं और एक्चुअल प्राइसेस जो है जो कंपनीज को मिलते हैं वो कहीं ज्यादा नीचे होते हैं। इसीलिए आप देखिए मोस्ट ऑफ जो मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स हैं जी, उसमें देखा होता है ना एमआरपी से इतने परसेंट नीचे, इतने परसेंट नीचे, वो एक्चुअली द रियल प्राइस इज व्हाट दे आर एक्चुअली सेलिंग इट। ओके अतुल जी, यूजुअली एज अ प्रैक्टिस होलसेल और एमआरपी में कितना फर्क होता है या होना चाहिए? इज देयर अ कैलकुलेशन? नहीं, जो कैलकुलेशन है आप ऑन अ डे टू डे बेसिस तो नहीं कर सकते क्योंकि जो रिटेल ट्रेड में है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा होता है और वो चैनल भी बहुत बड़ा होता है। तो जो आज हम लोग मान लीजिए फैक्ट्री से माल निकाल रहे हैं तो बाय द टाइम इट रीचेस द कंज्यूमर हो सकता है उसको 2 या 3 हफ्ते भी हो जाएं। जी। तो इस बीच में होलसेल मार्केट्स तो रिएक्ट करती रहती है ऑन अ डे टू डे बेसिस और विद इन द डे इटसेल्फ। पर जस्ट फॉर अ सेंस अतुल जी, 5%, 10-15%, 15%, किसी किसी कमोडिटी में 20-25% तक का भी यहाँ पर फर्क देखा गया है। कोई एक फेयर वैल्यू तो होगी जिसका हम एक डिफरेंस, एक कैलकुलेशन कर सकते हैं? इसके ऊपर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आज बाजार गिरे मान लीजिए तो इसका रिएक्शन इन दी रिटेल ट्रेड जहाँ पे ये पैक्ड कमोडिटीज बिकती हैं ये आपको दिखाई देगा 2-3 हफ्ते के बाद। तो इमीडिएट तो उसका रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। अतुल जी, मैं केस सिनेरियो वो बोल रही हूँ कि अगर लैंडेड अगर होलसेल प्राइस 100 रुपए का है और मान लीजिए अगले 2 हफ्ते तक चेंज नहीं होते हैं प्राइसेस, तो भी रिटेल क्या होना चाहिए? 115, 120, 150? 10% से 12% इज दी रफ, या यूं पर समझ लीजिए 15% बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ये प्राइस डिफरेंस रहता है बिकॉज उसमें होलसेलर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन एंड फिर लॉकिंग इन ऑफ द फंड्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मिनिमम 15% का फर्क होता है। प्लस जो पैकिंग की कॉस्ट है लूज और इसमें वो भी 7-8% मिनिमम पैकिंग कॉस्ट होती है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो 15 से 20% मैं समझता हूँ प्राइस डिफरेंस रहेगा बिटवीन होलसेल, लूज एंड पैक्ड गुड्स। 20% तो मिनिमम हो जाएगा क्योंकि पैकिंग कॉस्ट इटसेल्फ इज अबाउट 8 से 9%। ओके, ऑलराइट अतुल जी, बहुत शुक्रिया। कंपेयरिंग लूज विद पैक्ड, वो भी एक फर्क है ना। हाँ जी, जी हाँ जी हाँ, काफी सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि होलसेल जो आप ऑन एयर दिखाते हैं और जिसमें हम माल खरीदते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो काफी सारी कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर आगे चलकर ऑफकोर्स हम CNBC आवाज पर बात करते रहेंगे। ये शुरुआत हमने ऑफकोर्स अतुल जी के साथ यहाँ पर की है और समझने की कोशिश भी की है कि क्या चेंजेस हैं, क्या कुछ मद्देनजर रखें और क्या कुछ आपको यहाँ पर इन ऑन योर रडार भी रखना चाहिए। अतुल जी, ऑफकोर्स आपसे दोबारा इसके ऊपर बात भी होगी। तो ये तो ऑफकोर्स पाम तेल की बात हुई और जो डिफरेंस है होलसेल और रिटेल में उस पर भी हमने यहाँ पर चर्चा की। प्राइसेस की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं और कुछ एक कमोडिटीज जो कि हमारे रडार पर आज हैं। एक तो गुआर है। अजय, यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि काफी रेंज बाउंड ट्रेंड है, इवन एज मॉनसून की कंसर्न्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो यहाँ पर गुआर में नहीं दिखी। बिल्कुल मंजू जी, अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने से गवार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे थे 5500 से 5850 के बीच में ट्रेड कर रहा था। चाहे हम एलिनो का ट्रिगर की बात करें, चाहे सेल प्रोडक्शन है जो बताया जा रहा है मई में एक रिकॉर्ड हाई पे आ जाएगा, इसका भी कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है, बट ये माना जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट वापस कंसिस्टेंट है अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसका एक सेंटिमेंट नेगेटिव बोल सकते हैं बिकॉज हमने देखा कि सेल प्रोडक्शन में अभी तक उनकी कोई रुचि नहीं रही है। बट टाइम में मुझे लगता है टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। नो डाउट 5350 तक का एक सपोर्ट आता हुआ जरूर दिखाई देगा, बट पॉजिटिविटी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रही, मई में जरूर दिखा सकती है। तो गवार में मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। और जीरे में क्या लगता है अजय, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी वो अब थोड़ी सी ट्रिम होती हुई नजर आई है?
देखिए जीरे में भी हमने जो एक रैली देखी थी उसका बेस था कि यील्ड में ड्रॉप है, वेदर कंसर्न्स है, डिमांड ओपन अप है, चाइना अगला हफ्ता छुट्टी पे है, तो हायर लेवल पे कोई बायर नहीं है। नो डाउट प्राइसेस 40,000 के नीचे भी नहीं जा पा रहे, ना ही 42 के ऊपर जा पा रहे, बट करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। टेक्निकली भी ओवरबॉट है मार्केट, एंड सेकेंडली एक करेक्शन 38,000 तक का लेवल लग रहा है, क्योंकि चाइना के एब्सेंस में बाइंग नहीं आती तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहकर जीरे में वेट करना चाहिए। जी हाँ, चाइना का गोल्डन वीक है अगले हफ्ते और चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो उसका असर हम काफी कमोडिटीज पे आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया अजय आपका भी साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट्स पर करेंगे फोकस।